हांडा जी की किताब जब हमने पढ़ी तो हमको समझ नहीं आया कि हांडा जी क्या लिख रहे हैं। सही है। तो उनका किताब कहता है कैसे होती थी, कालू, लंबरदार, डोडो, पर उसमें वो जो शब्द कहते थे ना वो बड़े बड़े विचित्र होते थे, जो मतलब जिसका अर्थ बड़ा गूढ़ होता था। तो मैं और हरिदास हरजी थे, दोनों लगे उसके ऊपर चिंतन करने। तो हरजी ने कहा डॉक्टर किताब तो बहुत कुछ कहती है अपने को, इस किताब के अंदर का आप झांक के तो देखिए। फिर हमने उस किताब को छापा और लोगों में डाला, तो बड़ी पॉपुलर हुई किताब। फिर हमने उसका दूसरा एडिशन निकाला, तो उनके एडिशन खूब पॉपुलर हुए। मैं मास्क पहनूं या नहीं पहनूं? आप रहने दो। ठीक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति न्यूज़ चैनल फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रामस्वरूप नायक। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। हमारे साथ आज संघर्षों में अगुआ नेता कॉमरेड योगेंद्र नाथ हांडा के सुपुत्र डॉक्टर गोपाल जी हांडा जी है। मैं उनसे आज के देश की हालात के बारे में चर्चा करने के लिए शामिल हुआ हूं। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। आप डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश के बारे में आपसे मैं पहले सवाल पूछूंगा, बताइए। जैसा कि 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं, ये जो अध्यादेश हैं किसानों के जो उपयुक्त मापदंड है उस पर लागू नहीं होते। ये किसान विरोधी अध्यादेश हैं, जिसके अंदर किसान की जो ज़मीन है, जिसके ऊपर वो जो भी उगाना चाहे वो उसको बड़े बड़े भूपतियों से जो उसके संरक्षक बनेंगे उनके पूछे बिना वो नहीं उगा सकता। और जो भी फसल है उसकी कीमतें हैं जो वो उसको सही नहीं मिल सकती। किसान ने इस चीज़ के लिए बार बार अपील की और बड़े बड़े अधिकारियों को भी कहा कि ये अध्यादेश तुरंत हटाए जाएं। इस अध्यादेश को हम क्यों लागू करना चाहते हैं जबकि आम किसान है जो इससे सहमत नहीं है? ये सरकार की नीति या राजनीति है, इसके संदर्भ में वही ज़्यादा बता सकती है। क्योंकि अब तक 11 बार किसानों की 45 घंटे तक की वार्ता सरकार से चली, परंतु वो इस बात के लिए सहमति नहीं है कि वो इन अध्यादेश को रद्द करे और किसानों को उचित मापदंड की जो उसका समर्थन मूल्य है वो दे। तो कुल मिला के इसी कारण किसानों के अंदर एक विद्रोह की भावना जागृत हुई और आज सरकार से वो अपील कर रही है, शांति के रूप में वो अपील कर रही है कि वो इन अध्यादेश को वापस ले ले, रद्द करे। तो केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से कैसे निपटा जाए तथा आपकी पार्टी द्वारा आगामी रणनीति क्या रहेगी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं इससे पहले कुछ आपको कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा बायां और दायां हाथ है। एक तो हमारा जवान और दूसरा हमारा किसान। और अगर हमारा किसान ही खुश नहीं है और किसान के अंदर जो उसको हम पूरा बेनिफिट नहीं दे पा रहे, तो वो देश के अंदर जो है वो देश कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। हम किसान की समस्याओं को शुरू से जूझते आ रहे हैं। कभी किसान के भू अधिग्रहण नियम के बारे में जो लागू कर दिए गए, जिसके लिए आंदोलन हमने किया। किसान को बिजली के कनेक्शन है, किसान को समर्थन मूल्य देना, किसान को उचित मूल्य पर ऋण वगैरह सुविधाएं देना, ये सब से किसान वंचित रहा है। उसको उपयुक्त संयंत्र नहीं मिल पाए, जिसके कारण उपयुक्त पैरा खाद्य वगैरह का भुगतान नहीं हो पाया, जिसके कारण किसान दिन प्रतिदिन हत्या करने पर मजबूर हो गया। और हम किसान के साथ अगर हम सही मायने में कहें तो हमारी जो भी सरकारें रही वो एक प्रकार से उसका शोषण करती आई। और हाँ जी, इसी शोषण के कारण किसान मजबूर होकर, तंग आकर अपनी मांगों को रखने के लिए शांतिपूर्ण धरने पे बैठने को मजबूर हो गया। सबसे अहम मुद्दा है, कांग्रेस सरकार आपकी पार्टी के साथ किसानों के साथ आंदोलन में भाग ले रही है, किसानों के समर्थन में अपने आप को किसान हितैषी सिद्ध कर रही है। फिर राज्य सरकार जब से सत्ता में आई है, सामान्य श्रेणी के किसानों की डिग्गी अनुदान क्यों नहीं दे रही? वही भारी भरकम राशि भरने के बाद भी बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं, इत्यादि अनेक सुविधाएं हैं जो किसानों को नहीं मिल रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है?
आपने जैसे रामप्रसाद जी कहा, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि अगर हम देखें 1969 की क्रांति को देखें, इतना किसान जो था वो बेरोजगार था, उसके पास ज़मीन नहीं थी। और जब राजस्थान कैनाल का विस्तार हुआ तो उसके ऊपर जो भूमि की अलॉटमेंट थी वो उस समय की मौजूदा सरकार ने बड़े बड़े भूपतियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े धनासेठ को देने के लिए नीलामी घोषित कर दी। और उस समय का सबसे बड़ा किसान युद्ध लड़ा गया, जिसके पुरोधा उस वक्त के कॉमरेड जोगेंद्र नाथ टांडा, शोपत जी, केदार जी और गुरदास सिंह संधू थे, जिन्होंने भूमि अलॉटमेंट की 1969 की लड़ाई को लड़ा, जिसमें 1 लाख से अधिक किसानों को भूमि अलॉट की गई और वो नीलामी बंद करवाई। एक धारा 144 को तोड़ा गया। वो सबकी सबसे बड़ी क्रांति थी, जब किसान को न्याय मिला और किसान को भूमि मिली। संघर्ष की कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। संघर्ष की कहानी जब आगे चलती है तो किसान को पानी की समस्याएं आने लग गई और किसान पानी की समस्या के जूझने लगा। जो मंडियाँ गढ़साना, अनूपगढ़, रावला वगैरह पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, वो मंडियाँ भी धीरे धीरे तबाह होनी शुरू हो गई और मौजूदा स्थिति में किसान पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। और जो नहर हैं, बड़ी बड़ी नहरें हैं, उसके अंदर अत्यधिक सिल्ट आ चुकी है, जिससे पानी जो समुचित मात्रा में जो राजस्थान कैनाल से 20,000 क्यूसेक पानी जो सिरे पे पहुंचना चाहिए था, वो सिर्फ मात्र 14,000 क्यूसेक ही रह जाता है। किसान को हर बार निगलेक्ट किया गया, उसकी बात को सुना नहीं गया। वो हर बार कहता रहा कि हम मेरी ये समस्या है, जिसका किसी सरकार ने भी निस्तारण ढंग से नहीं किया। वामपंथी मोर्चे ने ये लड़ाइयाँ लड़ी। वामपंथी मोर्चे ने समय पर कहा कि किसान की सिल्ट निकालिए, उसको अलॉटमेंट करिए। जहाँ भूमि अलॉटमेंट के अंदर वामपंथी दल ने अपनी संघर्षशील भूमिका को अदा किया, आज भी वो किसान के साथ जुड़ा हुआ है और किसान की समस्याओं के निस्तारण करने के लिए वो तत्पर है। क्या कांग्रेस सरकार मात्र किसानों के वोट बटोरने के लिए समर्थन का ढोंग कर रही है? इस मुद्दे पर आप हमारे दर्शकों को बताकर कांग्रेस सरकार किसानों से क्या चाहती है, स्थिति स्पष्ट करें बस। जैसा कि रामसूद जी, मैंने आपको पहले भी अभी कहा कि उस टाइम सुखाड़िया जी की सरकार थी, तो मुझे अत्यधिक कहने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस सरकार का क्या रोल रहा, उसने किस प्रकार की अपनी जो छवि को विकसित किया। आज जो मौजूदा स्थिति है, वहाँ आज जन जन की आवाज़ किसान के साथ जुड़ी हुई है, उसके दर्द के साथ जुड़ी हुई है। और ऐसे समय के अंदर किसी प्रकार की राजनीति खेलना गलत है। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस सरकार ने बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की हो, क्योंकि जो पिछला इतिहास है वो साक्षी है कि किस सरकार ने कैसी स्थिति कांग्रेस के सरकार मौजूदा किसान के साथ रखी। एक वामपंथी दल ही ऐसा दल था जो किसान के साथ हर मौकों पर जुड़ा रहा। 5वां सवाल आपसे। अब हम आपसे आखिरी सवाल राज्य सरकार के बारे में ही पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने रोडवेज कर्मचारियों से वादे किए थे, सत्ता में आते ही 7वां वेतन आयोग लगा देंगे, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को बकाया भुगतान कर देंगे, निजी वाहनों पर अंकुश लगाने, राज्य सरकार के पास रोडवेज का बकाया चल रहा उसे देंगे, लेकिन सत्ता में आते ही ये सब बातें धरी की धरी रहेगी। इनके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। कांग्रेस सरकार ने जो राजस्थान के अंदर वायदे किए, उसके अंदर मैं बेसिक बिंदु ही बताना चाहता हूं कि हमने सरकार से ये कहा था कि किसानों को एक सिंगल फेस कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि 3 फेस की मोटर सरकार के लिए किसानों के लिए चलाना अति मुश्किल था। मीटर के हमने चार्जेस कहा था वो ख़त्म कर दिए जाएँ। लोन के लिए हमने कहा था कि बिना ब्याज के लोन दिया जाए और किसानों के ऊपर जो अतिरिक्त वहन है, जो भी उनके ढानियों के कनेक्शन हैं, वो सब कर मुक्त किए जाएं। परंतु इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारे द्वारा 6 महीने से लगातार नोटिस देने के बाद, जिसमें सरकार का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता था, वो भी इस सरकार ने लागू नहीं किया। एटक यूनियन बार बार संघर्ष कर रही है इसके लिए कि जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनको सही उचित मानदंड दिया जाए, उनकी बसों के आगे जो परिवहन की बसें दूसरी हैं वो ना लगाई जाए, परंतु सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मौजूदा सरकार, गहलोत सरकार, कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मार रही है जिससे कि किसानों के हित की बात हो, कर्मचारियों के हित की बात हो। हर चीज़ आश्वासन पे लटका हुआ है और जो आज तक चल रहा है। मैं अंत में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर ये सरकार
केंद्र में बैठी सरकार को आप क्या देख रहे हैं? आने वाले भारत में भविष्य कैसा होगा अगर यही सरकार दोबारा अगर जनता चुनती है तो? देखिए, मौजूदा जो सरकार चल रही है वो अपनी हठ धर्मिता के ऊपर कायम है। वो किसान वर्ग की, शोषित वर्ग की, गरीब वर्ग की बात को सुनना ही नहीं चाहती है। वो वार्ता दर पर दर करती जा रही है परंतु उसका समाधान नहीं दे रही है। और इस प्रकार से एक जो आम जनता है वो उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जागृत होती जा रही है, जो सही नहीं है। ये विद्रोह अगर आगे चलेगा तो हो सकता है वो एक भयानक जल्जले का, भयानक भूकंप का रूप ले और वो नौजवान जो उड़ता जा रहा है वो हो सकता है कि भारत की छवि के अंदर इनको इस मुद्दे से हटाने के लिए मजबूर हो जाए, जो एक तानाशाह का रवैया है। डॉक्टर साहब, एमएसपी रेट अगर खत्म हो जाता है, आप मानिए भी अगर सरकार जैसे ये कानून ला रही है, एमएसपी रेट अगर खत्म हो जाता है, उसके बाद जो पिछली सरकारों ने खाद्य सुरक्षा योजना के नाम पर गारंटी दी थी, आपको क्या लगता है खाद्य सुरक्षा अगर एमएसपी रेट पर सरकार नहीं खरीदेगी तो वो बंद हो जाएगी? जो 82 करोड़ लोगों को जो राशन मिल रहा है अभी, जैसे गरीब बंदे को 2 रुपये किलो गेहूं, 1 रुपये चावल वगैरह वगैरह, तो ये आपको नहीं लगता भी ये बंद हो जाएगा अगर जो एमएसपी रेट पर सरकार नहीं खरीदेगी तो? नहीं, ऐसा तो कुछ समस्या नहीं आने वाली है कि मिनिमम समर्थन मूल्य जो है, पहली बात तो वो अभी किसान को मिला ही नहीं। अगर मिनिमम समर्थन मूल्य मिलता है किसान को तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई भी योजना इससे नुकसान में नहीं जाएगी, जबकि ये किसान का एक मौलिक अधिकार है कि उसको मिनिमम समर्थन मूल्य दिया जाए और मिलना चाहिए। तो किसान तो यही मांग कर रहा है ना भी एमएसपी लागू करो, हमें गारंटी दो एमएसपी पे, परंतु सरकार नहीं मान रही। इसके सरकार अब क्या अपनी मानना बनाकर बैठी हुई है, इस संदर्भ में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। पर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है वो यही कहती है कि आज अगर हम देखें कि 10 साल पहले की कीमतों को उठाकर देखें और अब की कीमतों को उठाकर देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमने किसान को क्या दिया अब तक। उसके क्या हम गेहूं के भाव उसको सही दे पाए, उसकी फसल को हम दे पाए? एक किसान ही ऐसा असुरक्षित बंदा है जो विभिन्न आपदाओं से डरता है, बिजली और पानी के प्रकोप से डरता है कि उसको फसल का कभी भी नुकसान हो सकता है। उसको आश्वासन तो मिलना अति आवश्यक है कि उसकी फसल का, उसकी फसलों का बीमा और की जो कीमत है, फसल जो धान उगाता है उसके उचित मूल्य देना अति आवश्यक है। इसके बिना आज जो 10 साल पहले किसान था वही किसान आज वही उसी कीमतों के ऊपर अपने उन अनाज को, अन्न को गवर्नमेंट को दे रहे हैं। नहीं, अभी जैसे आंदोलन में बैठे किसान हैं, सिख कौम के जो हैं उनको खालसा आतंकवादी कहा जाता है, जो आपके लेफ्ट के हैं उनको चाइनीज का नाम दे के किया जाता है, अभी चाइना से आए हुए हैं, चाइना के इशारे पे चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप। ये तो देखिए कि भ्रामक प्रचार है कि किसी प्रकार से जो ये विरोध हो रहा है इसको तोड़ दिया जाए। इसके अंदर भावनाओं, जो जनता की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनके अंदर भावनाओं को विभाजित कर दिया जाए, ये इस प्रकार का प्रोपोगंडा है। जबकि आज के युग में जो किसान आंदोलन चल रहा है वो जन जन जानता है, हर बुद्धिजीवी वर्ग जानता है कि इसके अंदर किसी प्रकार का आतंकवादी, खालिस्तानवादी कोई नहीं है। हम पहले किसान हैं, हम किसान के नाते पर संघर्ष कर रहे हैं और ये संघर्ष चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर साहब, अंतिम में हम आपकी एक कविता सुनना चाहते हैं, वो थोड़ा सा। कविताएं तो मैंने बहुत लिखी हैं, पर मैं इसमें से देखकर बता सकता हूं कि आपको कौन सी कविता पसंद है। हाँ। मेरी किताब फंगस आई है अभी। नहीं, आप कोई भी कविता अपने हिसाब से सुना दो। मैं आपको वही सुना देता हूं जो मेरे फादर गुनगुनाया करते थे। क्यों, हमारा चैनल हमारा न्यूज़ अखबार है जो आप जब से 1995 में चालू हुआ था उस टाइम आपने आर्टिकल लिखा था, तो हम ये चाहते हैं भी आज भी आप हमारे लिए कुछ ना कुछ नया कुछ। मेरे फादर की एक बड़ी ठीक 2-1 लाइनें उनकी सुना चाहता हूँ कि 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों कहते हैं, 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों कहते हैं, भूखा है किसान की रोटी सपना है, सांस सांस को संघर्षों में तपना है। अंधे हैं आदेश की शासन बहरा है, बेसुध हैं अरमान की लूट का पहरा है। 1 नहीं 2 नहीं करोड़ों कहते हैं, भूखा है किसान की रोटी सपना है।
एक फादर मेरे कहा करते थे, उनकी कविता थी कि आप कहते थे कि क्या आप लड़ते रहते हैं संघर्ष, कहते जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष में कुछ पाने के लिए उलझना पड़ता है, उलझते रहो तभी सफलता पाओगे। जीवन एक संघर्ष है जिसमें बार बार उलझना पड़ता है, उलझे बिना यह सुलझता नहीं, जीवन एक संघर्ष है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कॉमरेड डॉक्टर गोपाल जी हांडा, जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। कैमरामैन सुभाष नायक के साथ रामस्वरूप नायक। धन्यवाद।